मेरा नाम रमन कुमारी है और मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। और ये देखिए दोस्तों, मैंने वॉल पे क्या लगा के रखा है। ये मेरा सपना है। इसमें अगर मेहनत कर रही हूँ और देखते हैं अगर मेरी मेहनत ने और किस्मत ने साथ दिया तो मेरा जो सपना है वही मुझे मिलेगा। क्योंकि यूपीएससी में रैंक बेस्ड पोस्ट मिलती है। अब मुझे आईपीएस मिल पाएगी या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत को करना चाहती हूँ। और ये मेरा टेबल है, इस पर ये नोट्स रखे हैं, मतलब इस पे बनाते हैं नोट्स वगैरह। ये जियोग्राफी के कुछ नोट्स हैं। मैंने देखिए आप लोग क्लास 6 से लेकर के क्लास 7 तक के ही अभी कवर कर पाए हैं, बनाए हैं मैंने नोट्स इसमें। तो देखिए प्लीज़, अभी मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी को कवर करूँगी, बेसिक टू एडवांस। तो मैंने क्लास 6, क्लास 12 और क्लास 8 तक की तो जियोग्राफी पढ़ ली है। अब इसका मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। तो दोस्तों, आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और मैं आज इसको स्टार्ट कर रही हूँ, मेरा पहला लेक्चर है। और अगर इसमें कोई गलती हो जाती तो दोस्तों माफ़ करना, क्योंकि मैं पहली बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो, और मैं मेहनत करती रहूँगी, आप कमियां बताते रहोगे तो मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी और इम्प्रूव होता चला जाएगा धीरे धीरे। आइए तो इसको कवर करते हैं। ये चैप्टर 1 है, सौरमंडल में पृथ्वी। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं इसको हाइलाइटर्स इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ताकि मैं कोई भी लाइन को भूलूँ नहीं, आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये रखे हैं, कह रहा है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं में भर जाता है, जिनमें कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकाश ऐसा लगता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो दोस्तों, पहले इसको मैंने जो इसमें बोला गया मैं उसको समझा देती हूँ। हालांकि आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बेहतर आपको समझने के बाद में आप इसको दोबारा पढ़ोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। फिर भी मैं इसका अर्थ समझा देती हूँ। ये बोल रहा है कि जब सूर्य अस्त होता है तो हम आसमान देखते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। ये लाल लाल क्या लालिमा है, कितना ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है। तो वही बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त के बाद में अंधेरा होता चला जाता है धीरे धीरे, तो एक शुरुआत में हमें 1-2 तारे दिखाई देते हैं, फिर धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जाती है और ये अनगिनत तारों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फिर कहता है कि जो आकाश में छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से बजा, इसको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दूं तो आप कोई तारों से जड़ी हुई या सितारों से जड़ी हुई चादर से कंपैरिजन कर लीजिए। जैसे कोई चूनर होती है सितारों से जड़ी हुई और वो दूर से चमकती है, तो वैसे ही हमारा आकाश हो जाता है। ऐसा लगता है मतलब कि एकदम तारों से भरी हुई चूनर है या चादर है। आसमान ऐसे ही लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इनमें से कुछ की टिमटिमाहट, मतलब जब देखते हैं जैसे कोई आप चूनर वगैरह में ले लो तो कोई सितारा हट जाता है या कुछ धुंधला सा हो जाता है, तो किसी की चमक ज़्यादा हो जाती है, किसी की कम हो जाती है। वैसे ही इसमें क्या है कि आसमान में आप अगर गौर से देखेंगे तो कोई तारा आपको ज़्यादा चमकता दिखेगा, कोई मीडियम में चमकता दिखेगा, कोई बिल्कुल कम चमकता दिखेगा। ऐसी ये सिचुएशन इसमें होती है। अब आप आ जाइए, ये कह रहा है इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं और यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग परिस्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि ये क्या कहना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं कि जो चंद्रमा है ना, जैसे हम लोग आसमान में डेली
तारों को देखते हैं वैसी चंद्रमा को भी तो देखते हैं। और चंद्रमा क्या है, उसका आकार कभी वो छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, और कभी एक दिन पूरा हो जाता है, कभी एक दिन गायब हो जाता है। तो वही सिचुएशन इसमें इसकी अलग अलग बताई गई है। तो चंद्रमा को, ये तो आकार की बात होगी, परिस्थिति कभी कभी हम चंद्रमा को गौर से देखते हैं तो उसमें कभी अलग डिज़ाइन सी दिखती है, कभी उसमें ऐसा लगता है कि कोई चरखा चला रहा है, या फिर कोई सैनिक खड़ा है, या कोई घोड़ा का बादल है। मतलब अलग अलग सी डिज़ाइन से जो दिखती है चंद्रमा के अंदर, जिसको हम महसूस करते हैं, वो इसकी स्थितियाँ भी हो गई। और चंद्रमा क्या बोल रहा है कि जो महीने में चंद्रमा को, हम पूरे चंद्रमा को एक बार ही देख सकते हैं, और जो पूरा चंद्रमा होता है देखते हैं जिसको, वो उसको पूर्णिमा बोलते हैं उस दिन। और जब नए चंद्रमा की रात हम अमावस्या को बोलते हैं। देखिए धीरे धीरे चंद्रमा का आकार बढ़ता चला जाता है, और एक दिन पूरा चांद बन जाता है परात के आकार में या बड़ी थाली के जैसा, तो वो हो जाती है पूर्णिमा उसको। और फिर पूर्णिमा के बाद में धीरे धीरे चंद्रमा का आकार घटने लगता है, और एक दिन विलुप्त सा हो जाता है, वो हो जाता है अमावस्या का दिन। देखिए महीने में लगभग अगर जनरली देखें तो ज़्यादातर 30 दिन होते हैं, किसी में 31 भी होते हैं, फरवरी को छोड़ के, क्योंकि फरवरी में तो 4 ईयर में लीप पर्स पड़ता है तो 29 हो जाते हैं, वरना जनरली 28 रहते हैं। तो चंद्रमा में 15 दिन, मतलब एक महीने के अंदर 15 दिन की बाद अमावस्या पड़ती है, 15 दिन बाद पूर्णिमा पड़ती है। तो इसी हिसाब से अगर आप खुद से कॉमन सेंस लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ महीने में एक बार ही पूर्णिमा होती है, में चंद्रमा दिखता है। तो यही बताया है। अब जब ऐसे में अगर कोई रात अब आसमान साफ होगा तो क्लियर सब चीज़ें उसमें दिखाई देंगी, अगर बादल वगैरह होगा तो उतना क्लियर नहीं दिखाई देगी, वो बात बोल रहा है। अब चलो शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है कि आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज़ प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं छोटी थी तो मैं भी यही सोचती थी कि जो तारे वगैरह हैं वो केवल रात में ही निकलते हैं, दिन में नहीं निकलते हैं। और मेरे को धीरे से मतलब जैसे जैसे बड़े होते गए समझ आई, और अब पढ़ाई की है जनरली, तो मुझे अब समझ में आता है कि जो चंद्र तारे हैं ना, वो दिन में केवल रात में ही नहीं निकलते, दिन में भी निकलते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम इन चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते, देख नहीं पाते हैं। तो सूर्य का इतना ज़्यादा प्रकाश है, तो सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण हम लोग तारों को नहीं देख पाते हैं। और अगर आपको एक बात बता दूँ, सूर्य भी तो एक तारा ही है। जब सूर्य एक तारा ये दिन में निकल रहा है तो अन्य तारे भी निकलते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश की वजह से नहीं दिख पाते हैं। तो वही चीज़ इसने यहाँ पे बताई है कि सूर्य के प्रकाश की वजह से नहीं देख पाते हैं। तो बचपन के सवाल का जवाब मिल गया। आइए बोलते हैं, सूर्य, चंद्रमा तथा ये वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। आप लोगों को बता दें, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, और ग्रह हैं, अन्य खगोलीय पिंड हैं जो रात के समय चमकते हैं, वो सभी क्या हैं, खगोलीय पिंड है। सूर्य देखो, रात के समय चंद्रमा भी चमकता है और तारे भी चमकते हैं, खगोलीय पिंड भी, मतलब उपग्रह वगैरह मतलब होते हैं, और क्षुद्र ग्रह वगैरह, वो सब क्या है, खगोलीय पिंड है। अब आइए कुछ पढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे ये बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। देखो, जब मैंने आपको बताया था कि हाँ सूर्य एक तारा है। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है, इसको जनरली मैं अपनी डेफिनेशन में बताती है कि जिनके पास मतलब स्वयं खगोलीय पिंडों में जिनके पास स्वयं की ऊष्मा है, प्रकाश है, आकार में बड़े हैं और अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहे हैं, वो तारे हो गए हैं। अब सूर्य एक एग्जाम्पल दे दिया गया। सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि सूर्य से बहुत सारे ग्रह प्रकाश अचीव करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, ये है हाइलाइटर, सॉरी। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के ही समान हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग
उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी कितना छोटा दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि हमें जो तारे हैं वो छोटे क्यों दिखाई पड़ते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, कॉमन सेंस वाली बात है। जब इसमें खुद बता रहा है कि जब हमसे दूर होने की वजह से, तो इसका मतलब क्या है कि जो सूर्य और चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के सूर्य मतलब अन्य तारों की तुलना में पृथ्वी के करीब हैं। और जबकि तारे हैं ना, अन्य तारे वो सूर्य और चंद्रमा की अपेक्षा अधिक दूरी पर हैं, तो जिसकी वजह से ये हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं। उनका प्रकाश मतलब कम महसूस होता है। जबकि ये जितना आकार बड़ा सूर्य का वैसे ही अन्य तारों का भी है। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी हम छोटे होते हैं, अभी भी जैसे छत वगैरह से कोई जहाज़ ऊंचाई पे उड़ रहा होता है तो कितना छोटा दिखता है, और कहीं पास के एरिया में लैंड करने वाला होता है और गुजरता है तो वो बड़ा दिखता है। तो वही चीज़ है, दूर से चीज़ें हमें छोटी दिखाई पड़ती हैं। इसीलिए तो दूरबीन से कई सारी वस्तुएं देखी जाती है तो कितनी बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं जब पास से दिखते हैं, और दूर से दिखते हैं तो छोटी छोटी दिखती हैं। नेक्स्ट आते हैं रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग वियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो आपसे पूछ सकता है कि नक्षत्र मंडल क्या है। जो तारों की मतलब आकृतियों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है। तो जो तारों के ग्रुप होते हैं वो मिल जाते हैं आपस में, तो उनके विभिन्न ग्रुप को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। कोई एक तारों का एक ग्रुप होगा तो वो नक्षत्र मंडल नहीं होगा, कई सारे तारों के ग्रुप होंगे और आपस में मिले होंगे, उनको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग वियर ये भी नक्षत्र मंडल का ही एक भाग है, एक तो नक्षत्र मंडल की तरह। तो बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल। देखो पूछ सकता है कि देखिए जो सप्तऋषि मंडल होते हैं ना आकाश में तारे, जहाँ 7 तारे का ग्रुप हो वो उसको हम सप्तऋषि मंडल बोलते हैं। सप्त का मतलब होता है 7 और ऋषि का मतलब होता है संत या महात्मा, ठीक है। तो वही चीज़ इसने यहाँ पे आप लोगों को बता रखी है कि सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब संत, और यह एक सॉरी यार क्लियर नहीं आ रहा है, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। तो कहे ये क्लास 6 की है, तो ये बच्चों को समझाने के लिए बोला गया है। अभी हम लोग थोड़े बड़े हो गए हैं, इतनी बड़ी जर्नी तय करना चाहते हैं हम लोग, तो इस सब चीज़ की नॉलेज होनी जो आपको ज़रूरी लगे उसको आप कवर कीजिएगा, ठीक है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, जिसका उदाहरण एक ध्रुव तारा भी है। क्योंकि प्राचीन समय में ना तो दिक्सूचक यंत्र था, ना तो घड़ी थी, तो वो लोग तारों को की से ही दिशा को डिनोट करते, तारों की दिशा मदद से दिशा का पता लगाते थे। जैसे कि जो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है, और ये इसकी स्थिति हमेशा समान ही रहती है। तो आपको हम एग्जांपल दिखा देते हैं कि ये देखो फिगर, ये क्लोजली देखो कितना अच्छा से दिख रहा है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को। हाँ, तो इसमें देखिए ये उत्तर दिशा है, ये सूर्य है, ये संकेतक तारे हैं, और यहाँ से ये आप लोगों की जो ये इसमें लड़की खड़ी हुई है, इसकी एक काल्पनिक रेखा आंखों से बनी हुई किस तरह, क्योंकि हमारी आंखें सीधी ध्रुव तारे पे हैं, इसलिए तो ये काल्पनिक रेखा यहाँ से बनी हुई दिख रही है। तो ये ध्रुव तारा है, आकार में भी चमक रहा है, उत्तर दिशा को डिनोट कर रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है, देखो आप लोगों को बता देते हैं कि ध्रुव तारा है ना, ये उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है, ये ध्रुव तारा है, ठीक है। इसको उत्तरी तारा भी बोलते हैं ध्रुव तारा को। देखिए आपको एक नया इसका नाम मिल गया। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे, देखिए हम चित्र आपको दिखा चुके हैं, ये उसी की बात कर रहा है। ये रहा चित्र 1.1, ठीक है।
यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। चलो ठीक है, अब हम लोग अच्छे से पॉइंट पे आते हैं। ये कह रहा है कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है और ये तारों के समूह से प्रकाशित होते हैं। इसे पिंड या ग्रह कहते हैं, पिंड ग्रह कहते हैं। ठीक है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट बोलते हैं। तो ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट बोलते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से ये बना है और जिसका अर्थ क्या होता है, परिभ्रमक, अर्थात मतलब चारों ओर घूमने वाला। तो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह, और यह क्या है ना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, और अपना संपूर्ण प्रकाश कैसे सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। जो पूछ सकता है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा तो वही सूर्य है, इसी से तो ये प्रकाश ग्रहण करती है। पृथ्वी को अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये हमने आपको अभी बताया था कि जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, स्वयं का मतलब ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, गर्म होते हैं और बड़े आकार होते हैं, वो तारे होते हैं। इसी का अपोजिट क्या है कि जो ग्रह हैं स्वयं का प्रकाश नहीं होता इनके पास, आकार में छोटे होते हैं, ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते हैं, तो ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो वही है, सूर्य भी तो एक तारा है, उसी के प्रकाश से ये प्रकाशित हो रहे हैं, तो ये ग्रह हैं। ठीक है, ग्रह की कैटेगरी हम आपको समझा दिए हैं। इसका जो मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि अंग्रेजी भाषा के प्लेनेटो शब्द से और ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से लिया गया है। ये 2 पॉइंट हैं आपको। ये मैं एक तो हाइलाइटर इसलिए किया है क्योंकि ये मेन पॉइंट है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करना चाहिए इनकी डेफिनेशन। लेकिन चूँकि अगर आप लोग चाहें तो बता सकते हैं, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा सकती हूँ। नहीं तो आप चाहें तो सबसे बेस्ट रहता है कि अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनाओ, तो वो बेस्ट रहता है। मैंने भी अपने ऐसे ही किया है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच करके आपको ना खुद का नोट्स बना सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं वैसा कर दूँगी। आइए इम्पोर्टेंट नोट्स अब में पढ़ते हैं। कितना इम्पोर्टेंट मतलब मस्त पॉइंट दिया गया है। ये बोल रहा है जो बृहस्पति है, शनि है तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। जो देखिए अब ये ऐसा क्यों है, मतलब ये हम आपको बता दे रहे हैं कि जो बल्ले मतलब छल्ले मतलब क्या है, बलाई मतलब एक तरह के बुलबुले हैं, इनके आसपास होते हैं। तो शनि के, यूरेनस के आसपास क्यों छल्ले हैं, तो इसका एक बात बता दें कि ये बाह्य ग्रह हैं और बाह्य ग्रह तरीलीय ग्रह भी हैं। तो जो गैस के छोटे छोटे है ना बुलबुले, इनके आसपास डोलते रहते हैं इस वजह से। ठीक है, ये पॉइंट आपको मिल गया। चलिए इधर आते हैं, हम आपको ये पूरा दिखा देते हैं। ये ग्रहों की संरचना बनी हुई है कि ये हमारा सूर्य है, ये बुध है, ये क्या है, शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, और यहाँ तक कि हमारे क्या ये हो गए आंतरिक ग्रह हो गए, इनको चट्टानी ग्रह भी बोलते हैं। अब ये आ गया बृहस्पति, बृहस्पति के बाद ये आ गया शनि। ठीक है, ये आ गया यूरेनस और ये आ गया नेपच्यून, वरुण। ठीक है, तो ये क्या है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गए हैं आपके बाह्य ग्रह, इनको तरलीय ग्रह भी बोलते हैं, जबकि इनको आंतरिक ग्रह को चट्टानी ग्रह भी बोलते हैं। ये आगे आपको मिलेगा। ठीक है, ये इनकी देख लीजिए दोस्तों अच्छे से। सॉरी टू अभी दिखाते हैं हम आपको। देखिए ये शुक्र है, मतलब ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है। ये छोटा छोटा इसलिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा, मैं आपको फ़ोटो भेज दूँगी इसकी क्लियर पास से। मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। जो बुध है ना, ये 88 दिन में अपना परिक्रमण पूरा करता है और घूर्णन करता है अपना 59 दिन में। ठीक है, ऐसे ही अपना शुक्र है 255 दिन में परिक्रमण करता है और 243 दिन में ये घूर्णन करता है। इसको एक तरह से लेटना ग्रह भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितने टाइम में ये पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाता है उतने टाइम में ये अपनी धुरी पर भी लगभग घूमता है। तो
आलसी ग्रह भी बोलते हैं इसको, ठीक है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी 365 दिन लेती है सूर्य का चक्कर लगाने में, 365 दिन और 6 घंटे, हाँ लगभग 365 दिन 6 घंटे लेती है ये, और एक दिन लेती है अपने स्थान पर घूर्णन करने में तभी। और ये क्या है, मंगल। मंगल क्या करता है कि एक दिन तो ये अपने स्थान पर घूमेगा और 687 दिन लेगा ये चंद्रमा का चक्कर लगाने में। ये आ गया सूर्य का जो बृहस्पति है। बृहस्पति क्या करता है, ये 11 साल 11 माह का टाइम लेता है सूर्य का परिक्रमण करने पे, और अपनी धुरी पर घूमने के लिए लेता है ये 9 घंटे 56 मिनट। इसके चंद्रमाओं की संख्या अब तो 80 प्लस हो गई है, और अभी भी मतलब बीच में शनि की जो चंद्रमाओं की संख्या सबसे ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अभी फिर बृहस्पति की खोज हो गई है ग्रहों की, तो उपग्रहों की, तो बृहस्पति के उपग्रह या चंद्रमा सबसे ज़्यादा हैं शनि के, जिसमें 53 दे रखे हैं, 53 नहीं अब 82 हो गए हैं इसके शनि के। और शनि का क्या है, जो परिक्रमण काल है 29 साल 5 महीने, और अपने स्थान पर घूमता है ये तो 10 घंटे 40 मिनट ले। आप लोग सोचते होंगे परिक्रमण घूर्णन, इसमें आप कंफ्यूज होते होंगे, तो देखिए मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ, समझा देती हूँ। हाँ, कि जैसे कि ये रहा, अगर ये मान लो ये पृथ्वी है और ये अपने स्थान पर ऐसे घूम रही है एक ही जगह पर, ये ऐसे करके ऐसे घूम रही है एक ही जगह पे, तो ये हो गई इसका घूर्णन हो गया, मतलब स्वयं की जगह पे घूम रही, इसको घूर्णन बोलेंगे या अपनी धुरी पे घूमना बोलेंगे। लेकिन अगर ये ऐसे घूम रही है तो ये हो जाएगा परिक्रमण, और अगर ये ऐसे घूम रही है तो इसको हम परिभ्रमण और घूर्णन बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ आइए, चलिए पहले इसमें रोचक तथ्य पढ़ लेते हैं। हमें रोचक तथ्य पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको पढ़िए। ये कह रहा है कि आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। मतलब क्या है कि जो सौर से क्या क्या शब्द बन सकते हैं, सौर ऊर्जा है, ठीक है, और अन्य पता लगाइएगा दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में, हम भी बताएंगे आपको, ठीक है। हाँ, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, कितना अच्छा पॉइंट मिला है कि आपको जनरली अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आप कहोगे हमने तो पढ़ा ही नहीं। देखो एनसीईआरटी में दे रखे हैं क्लास 6 की में, भूवि जियोग्राफी में, कि जो पौराणिक रोमन कहानी है उसमें सूर्य देवता को बोलते हैं, और सौर का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, ठीक है। अब सौरमंडल हो गया सूर्य का परिवार, ठीक है, सूर्य का मंडल परिवार सौरमंडल, ठीक है। और मंडल में कौन आ गए, वो सब ग्रह आ गए, ये सूर्य का पूरा परिवार हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग पता लगाइएगा। आइए हम लोग इसका थोड़ा सा पढ़ते हैं। हाँ, इधर आते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। सीधी सी बात है, जब ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है तो ये भी और ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। नहीं, आपको टू से जो ग्रहों के चक्कर लगाएगा वो उपग्रह होगा, ठीक है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा अपने चारों ओर चक्कर लगाता है। इसके चारों ओर हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। देखिए, आपसे पूछ सकता है कि जो ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके पास स्वयं के एक भी चंद्रमा नहीं है, एक भी उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र ऐसे उपग्रह हैं, मतलब ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी का पूछे तो 1 है, मंगल का पूछे तो 2 हैं। अभी मैंने आपको बताए तो थे पीछे, भूल गए। चलो आइए सौरमंडल पढ़ते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं एक उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम दे देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। तो देखो सूर्य के साथ में 8 ग्रह हैं, उन 8 ग्रहों के भी उपग्रह हैं, उन उपग्रहों के भी ग्रह मतलब क्षुद्र ग्रह हो गए, ठीक है। ये क्या हो गए, ये सब मिला के बनता है सौरमंडल। और उसमें क्या मेन क्या है, सूर्य, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही तो सब प्रकाशित हो रहे हैं, तो मेन तो सूर्य हो गए, वही इनका लीडर है, प्रधान है, ठीक है। आइए,
सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह सब बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ये पूछ सकता है कि सूर्य का जो गोला है इसके अंदर कौन सी गैसें पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा हीलियम और हाइड्रोजन पाई जाती हैं। हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, हीलियम की थोड़ी कम है। ठीक है, इसका देखो आइए सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल सूर्य से मतलब इसका खिंचाव बल है, इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता नहीं था कि सूर्य की दूरी कितनी है। देखिए एनसीईआरटी में आपको कितना मस्त पॉइंट मिल गया है कि सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। ठीक है, और पूछ सकता है कि जो ग्रह हैं वो सूर्य का ही चक्कर क्यों लगाते हैं, तो भाई सूर्य का क्या है, आकर्षण केंद्र ज़्यादा खिंचाव बल, जिसकी वजह से ये अपने आप और इनको ग्रहों को आकर्षित करता है और इसीलिए ये इनका चक्कर लगाते रहते हैं। समझे। आ जाओ ग्रह पढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। देखिए दोस्तों, आप लोग अगर इनको याद करना चाहते हो ट्रिक के साथ, तो आप ट्रिक के साथ यूज कीजिए। इसमें एक ट्रिक दे रखी है, माई वेरी इफिशियंस मदर जस्ट सर्व्ड अस नर्स। ठीक है, क्यों लेकिन मैंने इस ट्रिक का यूज़ नहीं किया, मुझे जनरली ऐसे ही याद हो गया कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण बरुण। देखिए मैंने इंग्लिश से वर्ड से मैंने यूरेनस और नेपच्यून करके याद नहीं किया, मुझे अरुण बरुण से जनरली बहुत अच्छा लगा और मुझे याद हो गया। अब मुझे इंग्लिश वर्ड उनका आता ही था, तो इसीलिए मुझे अच्छे से पता चल गया। आप लोग चाहें तो देखिए, इसमें जो इतनी बड़ी ट्रिक लिख रखी है, आप इसका यूज़ ना करें। जनरली जब हम लोग इतनी बड़ी जर्नी तय करें तो हमें बहुत सारा सिलेबस कवर करना, तो अगर हम ये छोटा सा क्रम नहीं याद कर सकते तो हम पूरा सिलेबस कैसे याद करेंगे। तो ट्रिक तो माइंड से कभी भी स्किप भी हो जाती है, लेकिन आप जनरली अपने तरीके से पढ़ते हो। फिर भी मैं बता देती हूँ। बुध को देखिए हम इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, बी से होता है, वीनस हो गया। आपका मतलब बुध का मतलब क्या है, एम है मरकरी, और इसका बी हो गया, और पी का अर्थ हो गया, हाँ पृथ्वी का। मंगल का क्या हो गया, देखिए मार्स मिशन बोलते हैं ना, मार्स। फिर बृहस्पति का हो गया जुपिटर, और शनि का हो गया सटर्न, यूरेनस का यू और एन। तो इसका आप ऐसे करके एक एक वर्ड ले लीजिए। तो क्रम में कैसे लगाओगे इसको, एम बी मेट, इसको ऐसे कर लो। आइए इसको एम बी ई एम टी सन, एम बी ई एम टी सन कर लो याद, तो आपको हो जाएगा। या फिर ऐसे कर दो एम बैम टी सन, एम बैम टी सन करके कर लो, या फिर एम बी ई एम टी सन, जैसे भी आप लोग चाहो उसको कवर कर सकते हो। मैंने तो जनरली ये सब कुछ ही यूज़ नहीं किया था। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। तो पॉइंट कर लीजिए दोस्तों, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। ये दीर्घवृत्ताकार है, हाँ इसका क्या है, ये रास्ते को या पथ। ठीक है, तो पूछ सकता है कि सूरज के जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो किस पथ पर लगाते हैं, तो गोलाकार या अंडाकार या त्रिभुजाकार, कुछ भी बोल सकते हैं। एक ये दीर्घवृत्ताकार भी हो, तो दीर्घवृत्ताकार पे टिक करना है दोस्तों। आइए, ये कक्षा कहलाते हैं, जो मतलब सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं दीर्घवृत्ताकार में, उसको कक्षा भी बोलते हैं। ठीक है, पथ पे। तो बहुत सूर्य के बुध है ना, सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। देखिए हम पीछे बता चुके हैं पहले के जो बुध हैं वो 88 दिन लगते हैं, जबकि अपने स्थान पर घूमने उसको 59 डेज लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है।
लगभग पृथ्वी के समान ही। ये कहो कि पूरी तरह से यही पृथ्वी है, फिर तो उसका नाम पृथ्वी 2 रख देते हैं। पूरी तरह से नहीं, लेकिन पृथ्वी के समान है लगभग, इसीलिए उसको उसकी जुड़वा बहन बोलते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। तो परंतु जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की जो बैठक हुई थी 2006 में अगस्त में, उसका यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंडों 2003 में यूवी, सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो ऐसा है कि आप लोग सोचते होंगे कि प्लूटो भी पहले 9 ग्रह होते थे, प्लूटो भी ग्रह की कैटेगरी में आता था, फिर इसको अचानक से ग्रह की कैटेगरी से क्यों हटा दिया गया। देखिए दोस्तों, इसका ये ग्रहों की विपरीत दिशा में काम करता था, जबकि ग्रहों का काम होता है एक क्रम बना के। देखो, ये अपना सूर्य है, एक सॉरी टू मैं ऐसे समझाती हूँ, ये अपना सूर्य है, ठीक है, ये अपने ग्रह रहे हैं, तो ये अपना अपना चक्कर ऐसे 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 लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये ज़्यादा हो गए होंगे, मैं आपको ऐसे ही मैं समझा रही हूँ। तो जो ये अपनी अपनी ऐसे अपनी अपनी स्थिति में ऐसे ऐसे घूम घूम के लगाए, लेकिन ये क्या करता था, जो बोना जो यम था, यम का काम था कि ये कभी इधर से जा रहा है तो कभी इधर से जाएगा, कभी इधर से जाएगा, कभी इधर। ये मतलब ग्रहों की गति को काट देता था, तो इसीलिए इसको ग्रहों की गति उससे हटा के इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। है अभी भी ये हम ये मत सोचना कि है नहीं है, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया, इसको ग्रह की कैटेगरी में नहीं, बौने ग्रह की कैटेगरी में रखते हैं। आइए इसमें मेन पॉइंट थोड़ा पढ़ लेते हैं। इधर दे रखा है शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो जियोग्राफी भी ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसको हम जो कि अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ है देखो, जियोग्राफी एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ है क्या, पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है, या पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का विवरण। जबकि अभी पढ़ा था हम लोगों ने कि जी का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, जियो, और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन, तो इसको मिला दोगे तो जियोग्राफी का मतलब हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन। वैसे ही इसमें विवरण वर्णन, ठीक है। यह ग्रीक 2 शब्दों से मिलकर बना है। जी का अर्थ है पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब हो गया अध्ययन, ठीक है, यह लिखना, ठीक है, और लिखना हो गया, ठीक है, पृथ्वी का लिखना हो। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने, चलो जान लेते हैं हम लोग। ये जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको, सॉरी। आइए, ये देखिए जियो लिखा है, ये सब में ऐड करना है। अगर जियो में हम लॉजी ऐड कर देंगे, जियोलॉजी कर देंगे, तो ये पृथ्वी का अध्ययन बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसमें मैट्री में जियो ऐड करेंगे, जियोमेट्री, तो पृथ्वी का मापन हो जाएगा। और जियो में आयट ऐड करेंगे, जियो ऐड करेंगे, तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप हो जाएगा, ठीक है, पृथ्वी के आकार के अनुरूप, ठीक है। अब आ जाओ, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित क्यों हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इनको मतलब जो इनकी रचना वगैरह मतलब इनके बारे में जानकारी ली जाए वो कौन है। तो खगोलीय पिंडों वगैरह के बारे में जो जानकारी हमें देगा, उसका अध्ययन करेगा, उसको हम खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, ठीक। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। देखिए, ये पॉइंट बहुत मस्त है और आपके लिए भी अच्छा है, जानकारी लायक। तो आर्यभट्ट एक प्राचीन खगोल शास्त्री थे, ये तो बात सब लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा था, तो ये बात जनरली लोग बहुत कम जानते हैं, जो पढ़ते हैं वो जानते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, ये हम लोग इसको हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो पढ़ लेते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी आप ले सकते हो, और लीजिए, दोनों का ही ले लीजिए, ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम लोग इधर आते हैं। हाँ,
पृथ्वी, अपनी जो प्यारी पृथ्वी है जिस पे हम लोग रहते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसको हम पृथ्वी बोलते हैं। आइए थोड़ा इसका आकार सही कर लूँ। हाँ, आइए। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में है 5वां ग्रह है। तो देखिए, मैंने नितिन सर की एक बार क्लास ली थी हिस्ट्री 91 पे, तो उन्होंने इसकी एक ट्रिक बताई थी कि जो पृथ्वी है ना वो 3-5 करती है, ठीक है। तो अगर उछले आकार के हिसाब से तो 5वीं है और क्रम के हिसाब से तो तीसरी है। क्यों तीसरी है? वो तो EMT सन से भी आप लोग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अर्थ तीसरे नंबर पे आ रही, बुध और शुक्र, फिर पृथ्वी आ रही है, ठीक है। तो जनरली अपने लॉजिक से भी कर सकते हो, वैसे पृथ्वी 3-5 करती है, उस तरीके से कर सकते हो। तो दूरी के हिसाब से तीसरा है, आकार में 5वां है सबसे। और क्या है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ये ध्रुवों के मतलब ऐसी ये पृथ्वी है ना, ये देखिए ऐसी है, मतलब पृथ्वी थोड़ी सी क्या है ना, ऐसी है। सॉरी, मैं इस पे सही नहीं बना पा रही हूँ, मैं आपको समझा देती हूँ। ये थोड़ी सी चपटी है ये ध्रुवों पे। मैं थोड़ा ठीक से नहीं बना पाई, पेन भी थोड़ा कम काम कर रहा है, सॉरी यार। मैं अभी आपको आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर में इसकी फ़ोटो दिखाऊंगी, ग्राफ दिखाऊंगी, तब आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करें यार, बहुत कीमती टाइम है हम लोगों को, बहुत 6 से लेकर के 12 तक का कवर करना है। आइए पढ़ते हैं इसको। सॉरी यार। देखिए, जो उसने बताया ध्रुवों पे चपटी है ना, जिसकी वजह से उसको हम भूभाप कहते हैं। भूभाप मतलब एक तरह से इसका एग्जांपल देते हो, सेब देख लो आप। सेब जैसे कोनों पे थोड़ा ध्रुवों पे चपटा होता है, बिल्कुल वैसे ही सेम, मतलब समझ लो इसको। तो ये वैसे ही है, उसको भूभाप कहते हैं, ठीक है। भूभाप का अर्थ है पृथ्वी के समान का। पृथ्वी के आकार समान मतलब थोड़ा सा चपटा, ठीक है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, इसीलिए तो पृथ्वी पर ये अनुकूल परिस्थितियाँ हैं ही क्यों, आप लोगों के मन में सवाल होगा जीवन के लिए। अन्य ग्रहों पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जरूरी चीज़ें, जैसे जैवमंडल है, तो जैवमंडल किन चीज़ों से मिलकर बनता है? तो जलमंडल है, स्थलमंडल, वायु, इन तीनों के से संबंध से बनता है। तो यहाँ पे ये तीनों परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पे जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। देखो, अगर अधिक गर्म होगी तो हम लोग झुलस जाएंगे, जल जाएंगे, ठीक है। अगर अधिक ठंडी होगी तो हम ठिठुर कर मर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कह सकते हैं। तो देखिए, आपको अभी आप इसके समझते हो कि ये कुछ भी नहीं, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं कि आप भी कहोगे कि हाँ, कि आप पढ़ा है, मैंने अच्छा किया NCERT पढ़ के। आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं, मैंने NCERT पढ़ के गलती कर दी, टाइम खराब हुआ। बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है कि आपको। देखो, एक सीधी सादी सिंपल भाषा में पूछ सकते हैं कि जैसे आपसे कोई पूछ ले तो पृथ्वी को नीला, सब कहते हैं पृथ्वी को कौन सा ग्रह बोलते हैं, तो नीला ग्रह बोलते हैं। और जो नीला ग्रह तो सबको पता है, नीला ग्रह क्यों बोलते हैं? तो इस पर जल की अधिकता है भाई, 78% पानी है, मतलब सॉरी 78 नहीं, 71%, 2/3% इस पे पानी उपलब्ध है। इसकी वजह से हम इसको नीला ग्रह बोलते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन मात्रा और जल की अधिकता का जो ऊपर से देखेंगे तो नीला दिखाई देगा भाई। ये पढ़ लिया हमने, इसको हाईलाइट किए दे रही हूँ आप लोगों के लिए। ये अद्भुत ग्रह क्यों है, ये हमने आपको बता दिया, जीवन जीने के लिए ये आपको हाईलाइट किए दे रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं, हम चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। ये आपको ये भूभाप वाला पॉइंट भी याद रखना होगा, पृथ्वी के समान आकार, ठीक है। भूभाप क्यों कहते हैं? क्योंकि ध्रुवों पर चपटी है, इसलिए, ठीक है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसलिए ये थोड़ी
इसके आकार को भू आप कहते हैं, ठीक है। अब चलो चंद्रमा के बारे में पढ़ लेते हैं, आते हैं। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास क्या पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ठीक है। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो इसलिए हमें चीज़ें समझने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को प्लीज़ अगर समझ में नहीं है तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। 1/4 है। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक, जो कि हम आपको बता चुके हैं, सूर्य और चंद्रमा के बारे में दोनों बता चुके कि हमारी पृथ्वी के थोड़ा करीब है अन्य तारों या खगोलीय पिंडों की अपेक्षा। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो इसकी दूरी पूछ सकते हैं पृथ्वी से कितनी दूरी है, पर जैसे सूर्य की पूछो तो सूर्य की कितनी है अभी बताई थी ना कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और ये चंद्रमा कितनी दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा फिर भी करीब है पृथ्वी के। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। आओ इधर भी रोचक तथ्य दिए गए आप लोगों के लिए, बड़े काम की चीज़ है एनसीईआरटी। देखिए आप लोगों को लगता है ना कि एनसीईआरटी, देखिए फर्स्ट चैप्टर में ही हम लोगों को कितना कुछ पढ़ने को मिला। देखो क्या बोल रहा है, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको जनरली ऐसे भी यूज़ करते हैं, कैसे, हाँ 10⁵ ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, सॉरी, 10⁵ ऐसे भी, ठीक है। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद भी, मतलब इतनी तेज़ गति है इसकी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, इतनी ज़्यादा गति है। उसके बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आते आते 8 मिनट से ज़्यादा समय लग जाता है। मतलब लगभग 8 मिनट का समय इसमें दे रखा है, थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, 8 मिनट लगभग कुछ सेकंड है लग जाता है, ठीक है। रोचक तथ्य देखो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो आपसे पूछ सकता है कि चंद्रमा की सतह पर वन लाइनर एग्जाम में कि चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम किसने रखा था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। कब जुलाई रखा था, 21 जुलाई 1969 को रखा था। तो अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों के लिए स्पेशली है कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया। तो आप लोग सर्च करके बताइएगा कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है कि नहीं गया है, ठीक है। चलो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि हम लोग साथ में अगर मिलकर मेहनत करेंगे तभी हम लोग इतनी लंबी जर्नी को पार कर पाएंगे। अभी हम लोग जियोग्राफी को कवर कर रहे हैं, और आप लोग कहेंगे तो इसके साथ साथ हम पॉलिटी को भी ले लेंगे। पॉलिटी में जो ज़रूरी है हम वहीं से उठाएंगे उसको, ये नहीं कि हम क्लास 6 से ही फिर उसकी हम MCQ भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आइए, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार एक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते। देखो मैंने पहले ही बताया था कि जो ग्रहों के परिक्रमा करेगा वो उपग्रह हो जाएगा। तो सेम चीज़ वही बता रहा है लैंग्वेज। देखो मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। तो जो मानव निर्मित उपग्रह समझे, सैटेलाइट वगैरह, तो कृत्रिम उपग्रह यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी का पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हम चाहो आप नोट कर सके। जो मानव निर्मित उपग्रह हैं ये क्या जानकारी देते हैं हमें, तो उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी देते हैं, पृथ्वी के संचार माध्यम के लिए उपयोग करते हैं। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में प्रस्थापित कर दिया जाता है। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे दे रखे हैं इसमें। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह क्या हैं, इनसैट, IRS, एडुसेट इत्यादि, ठीक है। आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। आइए देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हम लोगों ने इतना पढ़ा है तो उसी बेस पर ये पूछा गया क्वेश्चन, क्या जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होगी। तो अभी हमने पढ़ा है कि पृथ्वी पर हमें जीवन क्यों है, तो हमें जीवित रहने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, जल चाहिए, और रहने के लिए आवास चाहिए, स्थल चाहिए, ठीक है, खाने पीने की चीज़ें चाहिए, मतलब वायु चाहिए सांस लेने के लिए, और तो वो सब उपस्थित है, ठीक है।
तो वही उसी से तो हम लोगों का पालन पोषण, पौधों को ऑक्सीजन वगैरह जल से ही तो मिलती है। पौधे लगते किस में, पृथ्वी पर, धरातल पर ही तो लगते हैं, स्थल पे। तो जो इसमें आवश्यक तत्व हैं, जल है, भूमि है, वायु है, फिर वो भूमि पर ही तो अन्य खाद्य पदार्थ वगैरह हैं, वनस्पतियाँ वगैरह, ठीक है। आप लोग और चाहें तो और सर्च कर सकते हैं। पूछ रहा है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही समय में ये अपनी धुरी पर भी घूमता है, ठीक है। जैसे ये क्या कर रहा है कि चंद्रमा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था, तो 27 दिन उसको पृथ्वी का चक्कर लगाने में, 27 ही दिन में वो अपनी धुरी पर घूम पाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि देखो वही सेम चीज़ बोल रहा है, लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पर घूम करता। सॉरी यार, अगर आपको समझना, धुरी का मतलब मैंने बता दिया, घूर्णन कर रहा है, ये अपने अक्ष पर घूम रहा है, ठीक है। तो इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें केवल चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई दे। पूछ सकता है आपसे कि चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई दे, तो भाई ये जितने समय में अपनी पृथ्वी का चक्कर लगाता है उतने ही समय में ये अपनी धुरी पर घूमता है, ठीक है, स्वयं के अक्ष पर घूमता है, तो जिसकी वजह से केवल एक ही भाग देख पाते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। तो मैंने बताया इसकी जो स्थितियाँ हैं चेंज होती रहती हैं। देखिए, तो क्या है ना कि यहाँ पे जीवन संभव नहीं है, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि इस पर जीवन संभव नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, बाकी सब कुछ है पृथ्वी जैसा, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। इनको जब कभी पूरा चांद निकलता है तो उसमें जो आकृतियाँ दिखती हैं, कभी घोड़े जैसी, कभी बादलों जैसी, कभी कुछ इंसानों के जैसी, तो वो क्या है, पर्वत पठार होते हैं, गड्ढे वगैरह, ठीक है। आइए क्षुद्र ग्रह देखते हैं। तारों, ग्रहों एवं भूगोलों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। देखिए, जो तारे, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे पिंड होते हैं ना, असंख्य पत्र, या उन्हें एक तरह से पत्रों की छोटी छोटी टुकड़ी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो भी उनको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है। और ये पूछ सकते हैं ये क्षुद्र ग्रह पाए कहाँ जाता है। क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है मंगल बृहस्पति के बीच में पाई जाती है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी दे रखी है। तो आपसे बड़े अच्छे से पूछ सकता है कि जो क्षुद्र ग्रह है ना, मंगल ग्रह एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। चित्र 1.2 में देखिए, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर बन जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो क्षुद्र ग्रह है ना, ये बोल रहे हैं कि जो ग्रहों के ही पार्ट होते हैं। कभी पृथ्वी में विस्फोट वगैरह हुआ होगा अंतरिक्ष में, तो उससे ही जब विस्फोट हुआ तो जिससे जैसे बम फूटता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, अलग अलग उड़ जाते हैं। तो वैसे ही ये भी आपस में से टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़े बन गए, उन्हीं को ये क्षुद्र ग्रह बन गई है कहते हैं, ठीक है। चलो 1.2 चित्र बोला तो चित्र दिखा दूँगा आपको। ये देखो, ये है हुए क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। उल्का पिंड आते हैं। चलो, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड या खगोलीय पिंड, ठीक है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि जो तारे होते हैं ना, मतलब ये कभी कभी ये खगोलीय पिंड, उल्का पिंड है, ये उल्का पिंड क्या होते हैं, जो पृथ्वी के नज़दीक से गुजरते हैं, तो ये उनका पृथ्वी का आकर्षण उसको अपनी तरफ खींचता है। तो कभी कभी ये जल जाते हैं, जो पूरी तरह से जल जाते हैं तो वहीं ख़त्म हो जाते हैं, और जो अधजले हो जाते हैं वो पृथ्वी पर आके गिर जाते हैं, तो वहाँ पे गड्ढा हो जाते हैं। तो वो गड्ढे ऐसे नहीं कि छोटे छोटे जो गड्ढे हो जाए, वो एक झील के समान आकार ले लेते हैं, इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। जो अपने आप जो झीलें जैसे दिखते हैं ना, पानी भरे हुए तालाब से, वो इनके गिरने से भी बन जाती हैं काफ़ी, ठीक है। बड़े बड़े गड्ढों में पानी भर जाता है, फिर बाद में वो झीलें बन जाती हैं, ठीक है। आ जाओ इधर पढ़ते हैं क्या कह रहा है।
क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? तो यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, करोड़ों बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारियाँ एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि जो आकाश में कभी कभी ऐसा लगता है ना कि एकदम दूध की जैसी सफ़ेद सी लाइन खींची चली जा रही है, तो वो एक ऐसी लाइन नहीं होती है, वो हमारी आकाशगंगा होती है। इसमें करोड़ों तारों का समूह होता है, वो एक साथ लाइन में होते हैं। तो और साथ में धूल मिट्टी का जो गैस वगैरह होते हैं, उनकी वजह से ये हमें सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देती है। उसके लिए इसको मिल्की वे कहते हैं। और इसको आकाशगंगा क्यों इसका नाम पड़ा है, तो ये आकाश में बहती हुई एक नदी से इसकी कंपैरिजन की गई, तो इसीलिए इसका नाम आकाशगंगा रख दिया गया। ठीक है, प्राचीन समय में ठीक है करी गई थी इसकी। फिर आकाशगंगा करोड़ों तारों, वही बता चुके हैं, करोड़ों तारों हैं, बादल हैं, गैस हैं, इनकी एक प्रणाली है। और ये लाख मतलब जैसे करोड़ों तारों, गैसों और बादलों से मिलकर के आकाशगंगा बनी है, ठीक वैसे ही लाखों आकाशगंगाओं से मिलकर के हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आज हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म। ये रहा, देखो हमें बताया गया, ये रही हमारी पृथ्वी। पृथ्वी किसका पार्ट है? सौरमंडल का पार्ट है। सौरमंडल किसमें का पार्ट है? आकाशगंगा पार्ट है। आकाशगंगा किसका पार्ट है? ब्रह्मांड का पार्ट है। और ये एक ही ब्रह्मांड नहीं, कई सारे ब्रह्मांड हैं। ठीक है, तो इसमें क्या फिगर दे रखे हैं कि आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं। आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, इसमें लाखों आकाशगंगा मौजूद है। क्षेत्र में आपका स्थान कहाँ है? ये है, ये रहा। देखिए आप हमारा जो NCERT में क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट सौरमंडल में पृथ्वी, ये तो ख़त्म हो गया है। देखिए, हाँ ख़त्म हो गया। अब चलो इसके कुछ MCQ कर लेते हैं। ठीक है, ये है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? अभी मैंने आपको बताया था, आप लोग बताइएगा। हाँ, इसको नोट कीजिएगा। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, स्वयं की ऊष्मा नहीं इनके पास होती, आकार में छोटे होते हैं तारों की अपेक्षा, ये ग्रह कहलाते हैं। और जो तारे हैं, इनके पास स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश होता है और गर्म भी होते हैं तथा आकार में बड़े होते हैं, तारे कहलाते हैं। और सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, ये सूर्य, ठीक है। अब सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। अभी हमने बताया था MB EMT सन। ठीक है, तो वैसे करके भी आप कर सकते हो। मैंने तो इसका ऐसे कर लिया था। मैंने कोई लॉजिक या ट्रिक नहीं लगाई थी, मैंने तो लगाया था बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है, ऐसे करके मैंने याद किया था। जिसको आप अरुण को यूरेनस बोलते हैं, वरुण को नेपच्यून बोलते हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों बोलते हैं? तो अभी बताया था मैंने कि पृथ्वी पर वो सभी परिस्थितियाँ हैं जो हमें ज़रूरी होती है, जैसे सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन के लिए हमें वायु और जल, पानी पीने के लिए, ठीक है, और रहने के लिए आवास मतलब स्थल, तो वो सभी उपस्थित हैं। तो इसीलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहते हैं। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे जीवन संभव हो पाता है। जीवन संभव होने के कारण भी ये अद्भुत ग्रह है। हम हमेशा चंद्रमा की एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? हमने बताया था कि जो चंद्रमा है, जितने टाइम पे ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उतने टाइम पे खुद की जगह पर घूम पाता है, और 27 दिन लगभग लेता है ये। तो इसी कारण इसका एक ही भाग हम देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है? लाखों आकाशगंगाओं से मिलकर के ब्रह्मांड की निर्माण होता है। ठीक है, अब चलिए MCQ ऑप्शनल सब मतलब कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं? अभी पढ़ा था, शुक्र। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा? देखिए, आप लोग आंसर देना चाहें तो पॉज करके दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह पृथ्वी होगी। आइए, ये क्या है?
सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस का प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हमने बताया था आपको, दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, फिर क्या है, ध्रुव किस दिशा को डिनोट करता है, उत्तर दिशा को करता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह मंगल बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। अब तारों का एक समूह विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, और तारों की एक प्रणाली आकाशगंगा कहलाती है। ठीक है, शुक्र पृथ्वी के सबसे करीब है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होता है। ठीक है, चैप्टर हो गया ख़त्म। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे।